नक्सली विचारधारा के पीछे हिंसा और सरकार विरोध की लहर देखी जाती थी, जहां नक्सली अपने इसी खोखली विचारधारा से जुड़ाव बनाने के लिए सुदूर वनांचल के भोले भाले ग्रामीणों को हथियार थमाते रहे हैं। बालाघाट जिला 3 दशक से माओवाद से घिरा हुआ था, जहां पहले कभी बड़ी घटनाओं के साथ ही दहशत भरने के लिए छुटपुट घटनाओं को नक्सली अंजाम देने से बाज नहीं आते थे। सुरक्षा बलों का दायरा भी सीमित हुआ करता था। यही वजह थी कि नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते थे और भय का माहौल बनाए हुए रखा था। अब हालात बदले हैं। सघन जंगलों में निरंतर सर्चिंग और सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित करने के साथ ही संवाद के जरिए सामुदायिक पुलिसिंग का गहरा प्रभाव देखने को मिला है। यही वजह है कि जिन 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, वे नक्सलवाद की उखड़ती सांसों की गवाही दे रहे हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण या एनकाउंटर के बाद कई तरह की कहानियां उनके जीवन से जुड़ी हुई सामने आती हैं। फिलहाल इन 10 नक्सलियों के सरेंडर को लेकर जो कहानी है, उसमें वन रक्षक की भूमिका बहुत अहम है। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह नक्सलियों ने कभी इस वन रक्षक को भयभीत किया तो आत्मसमर्पण के लिए इसी वन रक्षक को सारी बातें बताने के लिए भी चुना। मुख्य वन परिक्षेत्र के खापा कोर जोन में पदस्थ गुलाब उइके को सघन जंगलों में अपनी ड्यूटी करने के लिए जाना जाता है। वे बताते हैं कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने से यहाँ कभी कभी नक्सलियों का सामना भी हो जाता था। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले भी इसी तरह नक्सली वन चौकी में आ धमके थे और इसके बाद जब भी आते तो राशन का सामान ले जाया करते थे। वर्दी और बंदूकधारी नक्सलियों से भय भी लगता तो मैं भी मना नहीं करता था। 10 नक्सलियों के सरेंडर के पीछे की कहानी जब वन रक्षक उइके ने बताई तो यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये हकीकत है। उइके बताते हैं कि शनिवार 6 नवंबर को ये नक्सली अचानक ही पहुंच गए और उन्होंने छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र में किसी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी से पहचान है क्या, ऐसा पूछा। इसके बाद उन्होंने इन सीमावर्ती क्षेत्र के कैंप में सुरक्षित लेकर जाने की बात कही, जिसके लिए गाड़ी का इंतजाम करने के लिए कहा। उइके बताते हैं कि मैंने कहा कि मैं बालाघाट जिले में ड्यूटी करता हूँ और यहाँ अधिकारियों से संपर्क कर सकता हूँ, अन्य राज्यों में नहीं। तो फिर उन्होंने कलेक्टर बालाघाट का नंबर लगाने को कहा, साथ ही सुरक्षा बलों से भी बात करने के लिए कहा। वन रक्षक उइके ने बताया कि उनकी पहचान एक हॉक फोर्स के जवान से थी, जिस पर उन्होंने कॉल मिलाया और नक्सलियों की मंशा से अवगत कराया। इसके बाद हॉक फोर्स के जवानों ने बोलेरो गाड़ी का प्रबंध किया और सभी 10 नक्सली उसमें बैठकर सीधे आईजी बंगले के लिए रवाना हुए, जिसके बाद देर रात बालाघाट पहुंचे और सरेंडर किया। तो खापा से फिर मैं गया सर कैंप को, बिशनपुरा कैंप। श्रमिकों के द्वारा बताया गया कि नहीं फलाने जगह मिलने के लिए बोला गया। उधर पे मैं गया, फिर वो उनके साथ मुलाकात हुई। मुलाकात के पश्चात उन्होंने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ का रेंगाखार थाने में पहुंचा दो और किसी वाहन को कर लो किराए से और हमें रेंगाखार थाना पहुंचा दो। तत्पश्चात मैंने फिर उनसे कहा कि मैं उधर नहीं पहुंचा सकता, मंडला या बालाघाट जिला में कहीं भी जाना चाहें तो आप बताइए। तो उन्होंने कलेक्टर महोदय बालाघाट का वीडियो दिखाया मोबाइल में। वीडियो दिखाने पर 10 मिनट तक देखता रहा। फिर उन्होंने बोला इनका मोबाइल नंबर होगा कलेक्टर महोदय का, तो वो लेकर के बताया। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करता हूँ। फिर कोशिश मत करो तुम, शनिवार को 6:30 बजे कलेगांव बैगाटोला के पास में गाड़ी लेकर के मिलना, ताकि हम लोगों को बालाघाट कलेक्टर महोदय के पास पहुँचा दो। फिर मैंने काशी फोर्स का जो बाहर भुकिया तंत्र में घूमते नक्सलाइटों के लिए उनका नंबर था मेरे पास, तो उनको कॉल किया। उनके माध्यम से हम लोग जो है आईजी साहब के बंगला में 10 नक्सलाइटों को सही सलामत पहुँचाए। अच्छा, पहले कभी आपसे संपर्क हुआ? 1 साल पहले 2-3 बार हुआ था। ये अभी 2 साल बाद ये पहली बार है। क्या नक्सलियों पहले मतलब नक्सलियों ने क्या आपसे बातचीत की थी पहले जब संपर्क हुआ? आते थे तो वो अपना कुछ नहीं, चावल दाल और सब्जी नमक मिर्ची वही ले जाया करते थे, बाकी और ऐसा कुछ। कितने बार आपने राशन? 2-3 बार दिए। अच्छा, सरेंडर करने को लेकर कोई शर्त रखे थे कि इन लोगों ने आपको समझ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रखा गया। जैसे अधिकारी से मिला दो या कैसे ऐसा कोई ऑफर कोई ऐसा? नहीं, कोई ऑफर दिया नहीं गया था। हमको वहाँ पे पहुँचा दो, बस इतना ही है। तो फिर गाड़ी कर दो और गाड़ी करके हमको कलेक्टर बालाघाट के पास। कितने लोग थे? 10 लोग। कैसे नक्सलियों को लेकर के बालाघाट तक कैसे आया?
फ्लोरो वाहन से। कुछ अब रास्ते में कुछ इन लोगों ने कुछ बातचीत वगैरह नहीं, कोई चीज़ बातचीत नहीं की। हाँ, फोर्स का वो तुलसी यादव सर साथ में थे, एक और मैं, दो। हथियार भी थे क्या? हथियार के पास तो फुल लेस हथियार था। भैया आपको डर नहीं लगा जब हथियार थे इनके पास में? नहीं, अब उनको पहुंचाना था, अब डर क्या, अब डर भी लगेगा तो क्या, उन्हीं के अधीनस्थ में तो हो गए थे। कब का घटनाक्रम है भैया ये पूरा? ये शनिवार शाम को 6:30 बजे। आप कौन से बीट में हैं? मैं बीट खापा मुक्ति परिक्षेत्र, क्या लिखते हैं? गुलाब सिंह उइके। अच्छा भैया कब आपको बताएं कि नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर बालाघाट लेकर आने में हेड कांस्टेबल रघुवीर पंद्रे, मिथिलेश मेरावी, कांस्टेबल तुलसी यादव और वनरक्षक गुलाब उइके की बड़ी अहम भूमिका रही है। बालाघाट पहुंचकर आईजी के समक्ष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और आईजी ने भी इन्हें पुनर्वास नीति के तहत लाभ दिलाए जाने और सुरक्षा का पूरा भरोसा जताया और अगले दिन यानी 7 दिसंबर को इन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष हथियार छोड़े और मुख्य धारा में शामिल हो गए। इन नक्सलियों के पास AK-47, इंसास, 303 राइफल, सिंगल शॉटगन जैसे हथियारों को लेकर आए थे, जिसे इन्होंने त्याग दिया है। 62 लाख के इनामी नक्सली सुरेंद्र उर्फ कबीर से आत्मसमर्पण किए जाने के बाद पुलिस हॉल तक पैदल ले जाए जाने के दौरान संक्षिप्त चर्चा हुई, जिसमें अपने साथियों का उन्होंने नाम लिया और कहा कि कैडर के बड़ों ने आत्मसमर्पण किया है और जगदलपुर में भी जो नक्सली है वे भी आत्मसमर्पण करें। कबीर ने अपने साथियों से कहा कि सरकार सुरक्षा का वादा कर रही है, तो मेरी भी अपील है कि हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करें। और कुर्बानी दिए हैं हमारे भाई लोग, तो इस रास्ते को छोड़कर अच्छा जीवन जिएंगे। अच्छा एक सरकार अपील कर रही है, केंद्र राज्य सरकार जो वो अपील मानते हैं उसको, जो हमारे सेंट्रल कमेटी पोलित ब्यूरो मेंबर सोनू दादा, सतीश दादा, शीश मेंबर जगदलपुर में, गढ़चिरौली में सोनू दादा आत्मसमर्पण भी किए। उसी के आधार पे हम लोग ने किया। हमारे स्पेशल जोनल कमेटी सेक्रेटरी के तौर पर मेरा सरेंडर करने वाले अन्य नक्सलियों ने भी पैदल ले जाए जाने के दौरान कुछ दूर तक इसी तरह की संक्षिप्त चर्चा में अपने साथियों के लिए अपना पैगाम दिया।